अमित कुमार यादव अपने साथी धीरज कुमार शुक्ला के साथ अपने YouTube चैनल विजन एग्री स्टडी में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था जो है कि एग्रीकल्चर के बारे में कि एग्रीकल्चर क्या है, उसका परिचय हमने जाना था। किस भाषा से मिलकर बना एग्रीकल्चर लैटिन भाषा से बना हुआ शब्द है एगर प्लस कल्चरा, जिसका अर्थ निकलता है सॉयल प्लस कल्टीवेशन, जिसे परिभाषा निकली थी जिसे कहते हैं कल्टीवेशन ऑफ सॉयल इज नोन एज एग्रीकल्चर। उसके बाद फिर हमने 10 विषयों को बारे में देखा था कि इसके अंतर्गत हमें 10 से 12 विषय पढ़ने क्या क्या है जो मुख्य रूप से परीक्षाओं में आते हैं। उसके बाद फिर हमने इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा परिचय कराया था कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स के पिता की एडम स्मिथ को कहा जाता है। उसके बाद फिर हमने कुछ उसकी थ्योरियाँ दी थी। थ्योरियों के बाद जो उसके सब्जेक्ट मैटर के बारे में बताया था, उसको बताने के बाद हमने फिर एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स शुरू किया था। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स परिभाषा हमने बताई थी कि जब एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स वह इकोनॉमिक्स है जब इकोनॉमिक्स के सिद्धांतों का प्रतिपादन हम एग्रीकल्चर के क्षेत्र में करते हैं तो वह एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के रूप में बदल जाता है। उसके बाद फिर हमने यह बताया था कि इकोनॉमिक्स के अंतर्गत 2 थ्योरियों के बारे में अध्ययन, एक थ्योरी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आती है, दूसरी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आती है। उसके बाद अब आज हम शुरू करते हैं प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स। दोस्तों, आज हम जो है इस टॉपिक पर अध्ययन करने वाले हैं प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स एंड फार्म मैनेजमेंट। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं पहले प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स क्या है। पहले हम जो है प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स क्या है? प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स इज ए ब्रॉड डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स क्या है? प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स इज ए ब्रॉड डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। इट इज कंसर्न विद प्रोडक्टिविटी, मतलब वह इकोनॉमिक्स जो प्रोडक्टिविटी से सीधा संबंध रखती है वही प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स है। तो आइए हम इसका परिभाषा पहले लिख लेते हैं। प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स इज ए ब्रॉड डिवीजन of agricultural economics. It is concerned with प्रोडक्टिविटी। तो इस परिभाषा से हमें यह जानकारी मिलती है कि प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स इज ब्रॉड डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। यह एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स का भाग है। इज ए ब्रॉड डिवीजन, एक बहुत बड़ा भाग है, ठीक है। इट इज कंसर्न विद प्रोडक्टिविटी, जो प्रोडक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, जो हमारे कृषि के क्षेत्र में जो उत्पादन होता है उससे संबंधित नहीं है, लेकिन ये उससे उत्पादकता से संबंधित है। उत्पादकता से अर्थ होता है कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो होता है वही उत्पादकता होती है, और जो टोटल एरिया का जो प्रोडक्शन होता है उसे उत्पादन कहते हैं, और जो पर हेक्टेयर का उत्पादन मिलता है उसे उत्पादकता कहते हैं, ठीक है। तो क्या है? प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स इज ब्रॉड डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। इट इज कंसर्न विद प्रोडक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं फार्म, कि फार्म क्या है। फार्म क्या? ए पीस ऑफ लैंड, भूमि का एक भाग होता है फार्म। ए पीस ऑफ लैंड, a piece of land where crops and livestock enterprises are taken up under certain condition। भूमि का वह भाग जिस पर फसल उत्पादन और पशुपालन उद्योगों का मैनेजमेंट जो है कॉमन स्पेसिफिक बाउंड्री के अंदर करते हैं वही फॉर्म कहलाता है। तो आइए देखते हैं कि फॉर्म की डेफिनेशन क्या है। फॉर्म क्या है? ए पीस ऑफ लैंड
ए पीस ऑफ लैंड वेयर crops and livestock enterprises are taken, क्या है, ए पीस ऑफ लैंड वेयर क्रॉप्स एंड लाइवस्टॉक इंटरप्राइजेस आर टेकन अप अंडर कॉमन मैनेजमेंट, तो फॉर्म क्या है, पीस ऑफ लैंड वेयर क्रॉप्स एंड लाइवस्टॉक इंटरप्राइजेज आर टेकन अप अंडर कॉमन मैनेजमेंट इन हिज स्पेसिफिक बाउंड्रीज, क्या है, फॉर्म ए पीस ऑफ लैंड where crops and livestock enterprises are taken up under common management in his specific boundary। फॉर्म क्या है, एक भूमि का टुकड़ा है जिस पर फसल और पशुपालन के साथ साथ हम कुछ अन्य उद्योग भी एक कॉमन मैनेजमेंट, सामान्य मैनेजमेंट के तहत उसके कुछ निश्चित बाउंड्री यानी कि सीमा के अंदर हम करते हैं, वही फॉर्म कहलाता है। फॉर्म के बाद हम आइए देखते हैं कि मैनेजमेंट क्या है। अब आइए देखते हैं मैनेजमेंट। आर्ट ऑफ मैनेजिंग इज नोन एज मैनेजमेंट, यानी कि प्रबंध करने की कला ही प्रबंधन कहलाती है। आर्ट ऑफ मैनेजिंग, आर्ट ऑफ मैनेजिंग इज नोन एज मैनेजमेंट। क्या है, आर्ट ऑफ मैनेजिंग इज नोन एज मैनेजमेंट, प्रबंध करने की कला ही प्रबंधन कहलाती है। ठीक है, अब उसके बाद आइए देखते हैं क्या है। फॉर्म मैनेजमेंट इज ए इंट्रा साइंस। ठीक है, फॉर्म मैनेजमेंट इज ए इंट्रा फॉर्म साइंस। क्या है फॉर्म मैनेजमेंट, ठीक, फॉर्म मैनेजमेंट इज ए इंट्रा फॉर्म साइंस। ठीक, क्या है ये, इंट्रा फॉर्म साइंस है। मतलब जब केवल एक ही उद्योग के बारे में, इंट्रा मतलब होता है केवल एक और इंटर मतलब होता है दो। ठीक है, तो फॉर्म मैनेजमेंट क्या है, इंट्रा फॉर्म साइंस है, यानी एक फॉर्म के अंतर्गत हम जो केवल अध्ययन करते हैं तो इंट्रा फॉर्म साइंस कहलाता है। उसके बाद इसका अध्ययन जो है माइक्रो लेवल पर करते हैं। क्या, इट इज माइक्रो लेवल कंटेंट। यह क्या है, एक माइक्रो लेवल कंटेंट है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स क्या कहता है। प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स कहता है इट इज इंटर फॉर्म साइंस, इट इज इंटर फॉर्म साइंस। ठीक है, यह क्या है, एक इंटर फॉर्म साइंस है। इसके एक प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम कई फॉर्म का विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं।
इसीलिए इसे इंटर फार्म साइंस कहते हैं। प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स में एक से अधिक फार्मों का अध्ययन किया जा सकता है, और जहाँ इंट्रा रहता है उसका मतलब केवल एक होता है, और इंटर का मतलब एक से अधिक होता है। ठीक है, इंटर फार्म साइंस। यह जो है इट इज माइक्रो एंड मैक्रो, माइक्रो एंड मैक्रो बोथ लेवल कंटेंट। यह क्या है, माइक्रो और मैक्रो बोथ लेवल। इसका अध्ययन केवल माइक्रो लेवल पर किया जाता है, इसका माइक्रो और मैक्रो दोनों लेवल पर किया जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत एक फॉर्म का भी अध्ययन किया जा सकता है और फार्मों के समूह का भी अध्ययन प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स के अंतर्गत कर सकते हैं। लेकिन फॉर्म मैनेजमेंट के अंतर्गत केवल हम एक ही फॉर्म का अध्ययन करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर कुछ टर्मिनोलॉजी है प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स की, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं आपसे। तो ये प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स एंड फॉर्म मैनेजमेंट का शाब्दिक परिचय था। तो अब प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है, जैसे इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स तो आप जान ही चुके हैं। उसके बाद प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, आइए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं पहले इनपुट क्या है। इनपुट कोई भी उत्पादन लेने पर जो हम लागत लगाते हैं वही इनपुट कहलाता है। जैसे पैसा हो, चाहे लेबर हो, लैंड हो, इरिगेशन हो, फर्टिलाइजर हो, सीड हो, जितने भी हम लागत लगाते हैं किसी भी प्रोडक्शन प्रोग्राम के तहत, सब इनपुट के अंतर्गत आता है। तो आइए इसका डिफिनीशन देखते हैं क्या है इनपुट का। व्हेन सम गुड्स, गुड्स मतलब वो वस्तुएं, गुड्स एंड सर्विसेज सेवाओं, when some goods and services are applied in production program, when some goods and services are applied in production program is known as input। जब कुछ वस्तुओं और सेवाओं का प्रतिपादन हम प्रोडक्शन प्रोग्राम में करते हैं तो वही हमारा इनपुट कहलाता है। इसके एग्जांपल देख लेते हैं क्या क्या है। एग्जांपल में क्या है, लैंड, लेबर कैपिटल, सीड, फर्टिलाइजर, इरिगेशन। ठीक, तो ये सब हमारे इनपुट के अंतर्गत आते हैं। तो इनपुट के बाद हम देखते हैं अब आउटपुट क्या है। सभी लागत लगाने के बाद जो हमें मिलता है उसका फल, उसी को हम आउटपुट कहते हैं। तो उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इनपुट्स आर transformed in other goods and services। जब इनपुट जो है परिवर्तित रूप में हमें दूसरे वस्तु और सेवाओं के रूप में मिलता है तो वो आउटपुट हो जाता है। क्या है, when some goods and services are applied in production program, ये इनपुट हो गया। इनपुट आर ट्रांसफॉर्म्ड इन अदर गुड्स एंड सर्विसेज is known as output। जब इनपुट का परिवर्तन दूसरी गुड वस्तुओं और सेवाओं में हो जाता है तो आउटपुट कहलाता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं आउटपुट क्या है। आउटपुट का एग्जांपल जैसे हो गया व्हीट, पैडी, स्ट्रा, मिल्क, ये सब हमारे आउटपुट हैं। ठीक है, इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया। तो
तो आइए हम अपनी पहली टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है लॉ ऑफ रिटर्न। लॉ रिटर्न, जिसे उत्पत्ति का नियम भी कहते हैं। उत्पत्ति के नियम, उत्पत्ति का नियम, ठीक है। उत्पत्ति का नियम किसे कहते हैं? उत्पत्ति का नियम हमें यह बताते हैं कि साधनों की मात्रा में परिवर्तन करने पर उत्पादन में परिवर्तन किस अनुपात में होता है, ठीक है। उत्पत्ति के नियम हमें यह बताते हैं कि साधनों की मात्रा में परिवर्तन करने पर उत्पादन में परिवर्तन हमें किस अनुपात में मिलता है, यही उत्पत्ति का नियम कहलाता है। इस नियम में हम सभी साधनों को स्थिर रखते हैं, किसी एक साधन को परिवर्तनशील रखते हैं। उस एक साधन को परिवर्तनशील करने पर हमारे उत्पादन में जो परिवर्तन होता है वही उत्पत्ति का नियम कहलाता है। उत्पत्ति के नियम में हमें 3 प्रकार की प्रवृत्तियां मिलती हैं, क्योंकि जब हम उत्पत्ति के साधनों में परिवर्तन करेंगे, किसी एक साधन को बढ़ाएंगे, तो हो सकता है हमारा उत्पादन बढ़े, फिर घटे, या कांस्टेंट भी रह सकता है, बढ़ भी सकता है, नहीं भी बढ़ सकता है। इस प्रकार से इसमें 3 प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं। आइए देखते हैं तो इन 3 प्रवृत्तियों के बारे में। तो पहली प्रवृत्ति क्या है? लॉ ऑफ रिटर्न। लॉ ऑफ रिटर्न, सॉरी लॉ ऑफ रिटर्न नहीं, इसे कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न। इसे लॉ ऑफ रिटर्न नहीं, पहला क्या है? इंक्रीजिंग रिटर्न। पहला क्या है? इंक्रीजिंग रिटर्न। इंक्रीजिंग रिटर्न क्या है? इंक्रीजिंग रिटर्न क्या है? जब साधनों की मात्रा में वृद्धि से उत्पादन में वृद्धि अनुपात से अधिक हो तो उसे इंक्रीजिंग रिटर्न कहते हैं। एक बार फिर मैं डेफिनेशन को रिपीट कर रहा हूं। जैसे कोई साधन है, जैसे सपोज दैट कोई हमें इरिगेशन या फर्टिलाइजर सपोज दैट ले लिया, फर्टिलाइजर समझ लीजिए, हमने एक साधन को परिवर्तनशील रखा है, बाकी अन्य सभी साधनों को स्थिर कर दिया है। तो हमने डिफिनीशन क्या बताया? जब साधनों की मात्रा में परिवर्तन करने से उत्पादन में वृद्धि अनुपात से अधिक हो, यानी कि जिस अनुपात में हम फर्टिलाइजर का प्रयोग करें उसके अनुपात में वृद्धि अधिक हो, तो उसे क्या कहते हैं? इंक्रीजिंग रिटर्न कहते हैं। जैसे हमने 2 यूनिट का फर्टिलाइजर यूज किया, ठीक है, 2 यूनिट हमने फर्टिलाइजर यूज किया, समझ लीजिए क्या हमारा इनपुट है। 2 यूनिट फर्टिलाइजर यूज करने पर हमें आउटपुट कितना मिलता है? 7 यूनिट, ठीक है। 2 यूनिट फर्टिलाइजर हमने यूज करने पर हमें आउटपुट कितना मिलता है? 7 यूनिट। जब इससे यह पता चलता है कि हमने सपोज दैट हमने 2 रुपए का खर्च किया है, ठीक है, हमने 2 रुपए जो है फर्टिलाइजर में बढ़ाया है और हमें उसके बदले 7 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ है, तो यह क्या है? इंक्रीजिंग रिटर्न। दूसरा क्या है? कांस्टेंट रिटर्न। कांस्टेंट रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न क्या है? जब साधनों की मात्रा में वृद्धि से, साधनों की मात्रा से में वृद्धि से उत्पादन में वृद्धि समान अनुपात में हो, यानी कि जिस अनुपात में हम साधनों की मात्रा में वृद्धि करें उत्पादन हमें उसी अनुपात में मिले। जैसे हमने इनपुट के रूप में 2 रुपया लगाया, आउटपुट के रूप में भी हमें 2 रुपया मिला, न हमें लाभ हुआ न हानि हुई, इसे क्या कहते हैं? कांस्टेंट रिटर्न। क्या कहते हैं? कांस्टेंट रिटर्न। इसकी परिभाषा एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। जब साधनों की मात्रा में वृद्धि से उत्पादन में वृद्धि अनुपात से अधिक हो तो वो क्या हो जाएगी? इंक्रीजिंग रिटर्न हो जाएगी, सॉरी। उसके बाद जब साधनों की मात्रा में वृद्धि से उत्पादन में वृद्धि समान अनुपात में हो, यानी जिस अनुपात में हम इनपुट लगाएं उसी अनुपात में हमको आउटपुट प्राप्त हो, उसे क्या कहते हैं? कांस्टेंट रिटर्न। और आखिरी क्या है? डिक्रीजिंग रिटर्न। डिक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न
डिक्रीजिंग रिटर्न क्या है? जब साधनों की मात्रा में वृद्धि करने से उत्पादन में वृद्धि अनुपात से कम मिले। डिक्रीज मतलब क्या होता है? घटना। जैसे हमने इनपुट की 2 यूनिट लगाई और आउटपुट हमें क्या मिला? 1.10। जैसे हमने 2 रुपए खर्च किया इनपुट के रूप में, हमें 1 रुपए और 10 पैसे ही मिले आउटपुट के रूप में। इससे हमें 90 पैसे का नुकसान उठाना पड़ा। इसे क्या कहते हैं? डिक्रीजिंग रिटर्न। इसका मतलब है जब साधनों की मात्रा में वृद्धि करते हैं तो उत्पादन एक स्टेज पर जाने के बाद घटने लगता है। जब हम फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप आपको पढ़ाएंगे तो उसमें जो है तीनों स्टेजों का विस्तृत तरीके से जो है अध्ययन हम आप लोगों को कराएंगे। उसमें बताएंगे कि पहले इंक्रीजिंग रिटर्न में क्या होता है, फिर डिक्रीजिंग रिटर्न में क्या होता है और कांस्टेंट रिटर्न में क्या होता है। उसी में ईपी, एमपी और एपी और टीपी की सहायता से हम सबको प्रदर्शित करेंगे और इन तीनों चारों के बारे में क्या संबंध होते हैं, उन संबंधों को भी एकदम विस्तार पूर्वक ग्राफ बनाकर हम वर्णन करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? लॉ ऑफ रिटर्न, उत्पत्ति के नियम। उत्पत्ति के नियम क्या है? जब साधनों की मात्रा में परिवर्तन करने से उत्पादन में परिवर्तन जिस अनुपात में होता है उसे उत्पत्ति का नियम कहते हैं। इसमें जो है केवल एक ही साधन को परिवर्तनशील रखा जाता है, बाकी सभी साधनों को स्थिर कर दिया जाता है। सभी साधनों को स्थिर करने के बाद तो हमें जो है उत्पत्ति के 3 प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं। पहला क्या है? इंक्रीजिंग रिटर्न, दूसरा क्या है? कांस्टेंट और तीसरा डिक्रीजिंग रिटर्न है। तो इंक्रीजिंग रिटर्न क्या है? जब साधनों की मात्रा में परिवर्तन या वृद्धि करने से उत्पादन में वृद्धि हमें बढ़ते हुए अनुपात में मिले, उसे क्या कहते हैं? इंक्रीजिंग रिटर्न। जैसे 2 रुपए लगाने पर हमको 7 रुपए मिला, सीधे सीधे आप समझिए। कांस्टेंट रिटर्न क्या है? जिस अनुपात में हम साधनों में वृद्धि करते हैं उसी समान अनुपात में हमें जो है उत्पादन मिलता है। जैसे 2 रुपए हमने लगाया और हमको 2 रुपया मिला, उसको जो है कांस्टेंट रिटर्न कहते हैं। कांस्टेंट रिटर्न में जितना हम इसके ग्राफ एकदम सी स्ट्रेट लाइन मिलता है और इंक्रीजिंग रिटर्न में इस तरह मिलता है और डिक्रीजिंग में इस तरह का ग्राफ हमको देखने को मिलता है। तो इसका वर्णन जो है हम अगले टॉपिक में करेंगे जब फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप आपको पढ़ाएंगे। आखिरी क्या है? डिक्रीजिंग रिटर्न। जब हम उत्पत्ति के साधनों में वृद्धि करते हैं तथा उत्पादन में हमें कमी मिलती है तो इसे क्या कहते हैं? डिक्रीजिंग रिटर्न। उसके बाद थोड़ी सी और जानकारी हम आप लोगों को दे दें इसके बारे में, कांस्टेंट रिटर्न के बारे में। तो जब हम आप लोगों को फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप पढ़ाएंगे तो उसमें एक इस प्रकार का ग्राफ बनेगा, ठीक। और यहाँ से हमारा ग्राफ होता हुआ, यहाँ से हमारा ग्राफ पहले एकदम स्ट्रेट जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से डिक्रीज करेगा। तो यहाँ तक एक पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन होगा। उसके बाद यहाँ पर एक सीधी रेखा हमको प्राप्त होगी, फिर यहाँ से डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको 3 स्टेज देखने को मिलेंगे, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज, ठीक। इन तीनों स्टेजों के बारे में अध्ययन हम फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप में करेंगे। फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप और लॉ ऑफ रिटर्न यानी उत्पत्ति के नियम में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। तो जब ग्राफ के बारे में बताएंगे तो यहाँ हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न होगा, यहाँ कांस्टेंट रिटर्न होगा, यहाँ डिक्रीजिंग रिटर्न होगा। ये पूरा ग्राफ है, ये फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप का पार्ट है। वो तो हम समझाने के लिए आप लोगों को लॉ ऑफ रिटर्न में थोड़ा सा अवगत करा दे रहे हैं, ठीक। उसके बाद आइए देखते हैं लॉ ऑफ रिटर्न के बारे में और क्या जानकारी हमको मिलती है। लॉ ऑफ रिटर्न को लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न को लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या कहते हैं? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसको क्या कहते हैं? इट इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसे परिवर्तनशील अनुपात का नियम भी कहते हैं, ठीक है। और ये सबसे प्रारंभिक नियम यही माना जाता है। उत्पत्ति ह्रास नियम एक अति प्राचीन एवं अर्थशास्त्र का आधारभूत नियम है,
ठीक है। ये सबसे प्राचीन और मूलभूत नियम जो है लॉ ऑफ रिटर्न नहीं कहलाता है, लॉ ऑफ रिटर्न सबसे प्राचीन है और इसका उपयोग जो है रिकार्डो माल्थस और रिकार्डो के बारे में हमने आपको पहले ही परिचय कराया था। इन्होंने जब थ्योरियां दी हैं, इनका क्या है, थ्योरी ऑफ रेंट, और इन्होंने क्या दी है, पॉपुलेशन। रिकार्डो ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम है रिकार्डो का लगान सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रेंट, और माल्थस ने क्या दिया था, पॉपुलेशन थ्योरी, जनसंख्या का सिद्धांत। इन दोनों वैज्ञानिकों की जो थ्योरियां हैं वो भी लॉ ऑफ रिटर्न पर ही आधारित है। इन्होंने अपनी थ्योरी को भी लॉ ऑफ रिटर्न को आधार बनाकर ही दिया था। ठीक है, तो इतना सब बताने के बाद हमें लगता है कि लॉ ऑफ रिटर्न कंप्लीट हो गया है, शायद कुछ इसमें बचा हुआ नहीं लग रहा है। तो इतना सब कंप्लीट होने के बाद हम आप लोगों को अगली टॉपिक पढ़ाएंगे फैक्टर और फैक्टर प्रोडक्ट और प्रोडक्ट रिलेशनशिप। इन तीनों रिलेशनशिप के बारे में हम क्रमबद्ध तरीके से बताएंगे। ठीक है, तो इतना कंप्लीट हो गया है। आप लोग चाहें तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं, रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक, अगर वीडियो तो यूट्यूब पर पड़ा ही हुआ है, आप लोग चाहें तो इसका शुरू से देखकर आप नोट्स बना सकते हैं, आपका रिवीजन भी हो सकता है। जिसके पास नोट्स नहीं है उसके पास नोट्स हो जाएगा, जिसके पास नोट्स है वो आप रिवीजन कर सकते हैं, जो पॉइंट नहीं है वो अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। यदि आप वीडियो देखते समय कॉपी पेन के साथ बैठें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप नई नई चीज़ों को लिख सकते हैं और जो पढ़े होंगे उसको रिवीजन कर लीजिए, जो नहीं पढ़े हैं उसको लिख लीजिए। ठीक है, तो अगला वीडियो हमारा होगा फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप पर। हम तीनों रिलेशनशिप को बारे में आपको बताएंगे। ठीक, वीडियो को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतने ही पढ़ाने में मज़ा आएगा। और जो भी दिक्कतें आपको लग रही हैं कि हमें क्या पढ़ाना चाहिए क्या नहीं पढ़ाना चाहिए, आपको क्या दिक्कत हो रही है, वीडियो कैसे दिया जाए, कितना ड्यूरेशन हो, ये सब आप हमको कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं, हमारी कमियों को दूर कर सकते हैं। क्योंकि हमारी कमियों को आपसे अच्छा कोई नहीं बता सकता, क्योंकि आप हमको देखते हैं और किसी भी व्यक्ति को अपनी कमी नज़र नहीं आती है। इसलिए आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक कमेंट करिए और बताइए आप लोग क्या पढ़ना है। यदि कोई और सब्जेक्ट भी आप इसके साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमें बताएं, हम आपको दूसरा सब्जेक्ट भी इसके साथ शुरू कर सकते हैं। ठीक, धन्यवाद।